तभी अचानक पानी से एक पुरानी तलवार बाहर आती है जिस पर खून के निशान जमे हुए थे। है ये तलवार, मानो किसी ने इसे यहाँ छिपा रखा हो। तुमने पहला संकेत पा लिया राजकुमार, लेकिन ये याद रहे, सत्य की राह पर जितना आगे बढ़ोगे उतना ही अपने लोगों पर शक करना सीखना होगा। दूसरा संकेत कहाँ मिलेगा? वह वफादारी का मुखौटा किसके पास है? औरत की छवि धीरे धीरे गायब हो जाती है। आदित्य और रुद्र दोनों स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। प्राचीन समय में वीरगढ़ साम्राज्य अपनी वैभव और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन महल की नींव में एक ऐसा श्राप छुपा था जिसके बारे में केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। अवनी, कई दिनों से महल की दीवारों से अजीब आवाजें आ रही हैं, मानो कोई अनदेखी शक्ति हमें घेर रही हो। महाराज, अब मैंने भी उन आवाजों को सुना है, परंतु ये महज भ्रम है या किसी श्राप का असर, इसका हमें पता लगाना ही होगा। पिताजी, यदि यह सचमुच कोई श्राप है तो मैं इसकी जड़ तक पहुंचूंगा। मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। अगली ही रात जब महल के सब दीपक बुझ चुके थे और चांद बादलों के पीछे छुपा था, अचानक शाही गलियारों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रानी अवनी ने अपने कक्ष से बाहर झांका तो दीवार पर परछाई थी। हवा मानो कोई गुप्त संदेश ला रही थी। उसी समय राजकुमार आदित्य ने पहली बार उस गुप्त औरत की झलक देखी जिसने वर्षों पहले वीरगढ़ को श्राप दिया था। ये छाया कौन है? इतनी देर रात महल के भीतर कोई औरत कैसे हो सकती है? उसकी चाल मानो वो मुझे कहीं बुला रही हो। आदित्य, सच जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, वरना वही होगा जो तुम्हारे पूर्वजों के साथ हुआ। कौन हो तुम? सामने आओ। क्या तुम वही श्राप हो जिसकी चर्चा हर कोई करता है? मैं श्राप भी हूं और रहस्य भी। तुम्हारे परिवार ने वर्षों पहले जो गलती की थी, उसी गलती की आग आज भी इन दीवारों में जल रही है। आदित्य, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ये रात इन रहस्यमय परछाइयों के पीछे भागने की नहीं है। पिताजी, मैंने अपनी आंखों से उस औरत को देखा। वो औरत थी जिसने कहा कि हमारा साम्राज्य एक गलती की वजह से श्रापित है। महाराज, क्या ये वही श्राप है जिसके बारे में आप कभी किसी ने खुलकर बात नहीं की? वो सच क्या है जो आप मुझसे भी छुपाते रहे हैं? अवनी, आदित्य, हाँ, वो श्राप सच है और अब लगता है समय आ गया है जब हमें अतीत के उस काले राज का सामना करना ही होगा। महल के प्राचीन कक्ष में राजा वीरेंद्र अपने पुत्र और रानी को लेकर पहुंचे। वहां एक पुराना लोहे का संदूक रखा था जिस पर ताले नहीं बल्कि अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थी। यह संदूक पीढ़ियों से बंद था और केवल राजा ही जानता था कि इसमें अतीत का सबसे बड़ा रहस्य कैद है। आदित्य, अवनी, अब समय आ गया है कि तुम दोनों सत्य जानो। ये संदूक हमारे साम्राज्य के श्राप और वरदान की जड़ है। पिताजी, आखिर इस संदूक में क्या है? कौन सा ऐसा रहस्य है जिसने हमारे साम्राज्य को पीढ़ियों तक डर में जीने पर मजबूर कर दिया? महाराज, आपने हमेशा इस बात को छिपाए रखा क्या? वास्तव में हमारी नींव किसी श्राप पर टिकी है। हाँ अवनी, कई वर्ष पहले मेरे दादा राजा विक्रमादित्य ने एक ऋषि का अपमान किया था। वो ऋषि यहाँ ज्ञान और वरदान देने आए थे, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ। उनके क्रोध ने वीरगढ़ को ये श्राप दिया कि जिस दिन महल की संतति सत्य को खोजने निकलेगी, उसी दिन साम्राज्य की जड़ें हिल जाएंगी।
तो इसका अर्थ है मैं जिस सत्य को खोजने निकला हूँ वही हमारे साम्राज्य के पतन का कारण बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्राप कितना भी प्रबल क्यों ना हो, वरदान भी कहीं ना कहीं उसका संतुलन बनाता है। अवश्य कोई ना कोई तो उपाय जरूर होगा। सही कहा रानी, इस संदूक में वही उपाय छुपा है, लेकिन इसे खोलने के लिए 3 संकेत चाहिए। पहला संकेत आज रात महल में दिखाई दी उस गुप्त औरत के पास है। तो फिर मैं उस गुप्त औरत को ढूंढूंगा, चाहे वो श्राप की वाहक हो या रहस्य की कुंजी। मैं सच को सामने ला कर रहूंगा। राजकुमार आदित्य मशाल हाथ में लिए उस दिशा में बढ़ा जहां पिछली रात औरत की परछाई देखी थी। अचानक दूर से एक मंद स्वर गूंजा। आदित्य, इस सच को जानना चाहते हो तो डर की दीवारों को पार करना होगा। श्राप तुम्हें निगल लेगा, लेकिन वरदान तुम्हें बचा भी सकता है। तुम कौन हो और ये श्राप आखिर है क्या? मेरा परिवार किस अपराध का दोषी है? तुम्हारे पूर्वजों ने एक ऋषि के वरदान का अपमान किया था। उसी दिन से इस महल की नींव कररा रही है। लेकिन सुनो, उस श्राप को केवल 3 संकेतों से ही खोजा जा सकता है। कौन से संकेत? बताओ, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। पहला संकेत उस जगह है जहां रक्त और जल एक साथ बहते हैं। दूसरा संकेत उस व्यक्ति के पास है जो वफादारी का मुखौटा पहने बैठा है। और तीसरा संकेत सत्य का सबसे गहरा घाव है, तुम्हारे ही घर के भीतर। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन है वो व्यक्ति जो मुखौटा लगाए बैठा है? सावधान रहो। सच की राह पर चलोगे तो अपने ही खून को दुश्मन पाओगे। रक्त और जल, वफादारी का मुखौटा और घर के भीतर का घाव, इन रहस्यों को सुलझाए बिना चैन नहीं मिलेगा, चाहे श्राप तोड़ने के लिए मुझे किसी का सामना क्यों न करना पड़े। औरत की बातों ने राजकुमार आदित्य के मन में आग जला दी थी। रक्त और जल जहां एक साथ बहते हैं, यह वाक्य उसे लगातार परेशान कर रहा था। राजमहल के पीछे सदियों पुराना एक सरोवर है जहां युद्धों में मारे गए सैनिकों का रक्त और पवित्र जल एक साथ वहां था। वही स्थान बीरगढ़ की सबसे भयानक और रहस्यमयी जगह मानी जाती है। मुझे वहां जाना चाहिए। राजकुमार रात के अंधेरे में उस सरोवर की ओर चल देते हैं। यही होगा वो स्थान जहां रक्त और जल मिलते हैं। तभी पीछे से आकर सेनापति रुद्र कहते हैं, राजकुमार, इतनी रात को आप यहाँ क्यों? ये जगह अशुभ है। कोई भी राज परिवार का व्यक्ति यहाँ कदम नहीं रखता। यही तो गलती है रुद्र। हम डर कर भागते रहे और श्राप बढ़ता गया। अब मैं सच को उजागर किए बिना नहीं रुकूंगा। तभी अचानक पानी से एक पुरानी तलवार बाहर आती है जिस पर खून के निशान जमे हुए थे। है ये तलवार, मानो किसी ने इसे यहाँ छिपा रखा हो। ये तलवार महाराजा विक्रमादित्य की है। यही वो तलवार है जिससे उन्होंने ऋषि का अपमान किया था। तो यही है पहला संकेत, हमारे पूर्वजों के अपराध की गवाही, ये तलवार। तुमने पहला संकेत पा लिया राजकुमार, लेकिन ये याद रहे, सत्य की राह पर जितना आगे बढ़ोगे उतना ही अपने लोगों पर शक करना सीखना होगा। दूसरा संकेत कहाँ मिलेगा? वह वफादारी का मुखौटा किसके पास है?
कभी कभी सबसे बड़ा विश्वासघाती वही होता है जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है। औरत की छवि धीरे धीरे गायब हो जाती है। आदित्य और रुद्र दोनों स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। क्या यह संकेत रुद्र की ओर इशारा तो नहीं, या फिर कोई और? मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। पहले संकेत की खोज के बाद आदित्य को रुद्र पर संदेह होने लगा था, जो उसके पिताजी का सबसे पुराने और वफादार साथी था। औरत की बात राजकुमार के कानों में गूंज रही थी। माँ, औरत ने कहा दूसरा संकेत किसी ऐसे के पास है जो वफादारी का मुखौटा लगाए बैठा है। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कौन हो सकता है। बेटा, कई बार जो बाहर से वफादार दिखते हैं वो भीतर से खंजर घोंपते हैं। ध्यान रहे, शक सही जगह होना चाहिए, वरना अपनों को खो बैठोगे। तभी राजा वीरेंद्र कमरे में प्रवेश करते हैं। आदित्य, मैंने सुना तुम रुद्र पर शक कर रहे हो। याद रखो, रुद्र ने साम्राज्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। उसके बिना वीरगढ़ आज भी खड़ा ना होता। पिताजी, मैं किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन जब तक सच सामने ना आ जाए मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसी रात आदित्य चुपके से सेनापति का पीछा करते हैं। सेनापति रुद्र महल के पीछे पुराने तहखाने में जाता है, जहां बहुत कम ही कोई जाता था। यहाँ रुद्र यहाँ क्यों आया है? क्या सचमुच वो कुछ छुपा रहा है? तहखाने में रुद्र एक पुरानी ढाल को उठाता है। ढाल के अंदर से एक पर्ची निकलती है। यही है दूसरा संकेत, लेकिन रुद्र इसे क्यों छुपा रहा है? राजकुमार, आप मेरा पीछा कर रहे थे। ये पर्ची क्या है रुद्र? इसे छुपाने का कारण बताओ। क्या तुम वही हो जो वफादारी का मुखौटा लगाए बैठा है? राजकुमार, अब समय आ गया है कि आप सच जाने। मैं वफादार भी हूँ और गुनाहगार भी। सच कहो रुद्र, ये पर्ची तुम्हारे पास क्यों थी? क्या तुम ही वह गद्दार हो जिस पर औरत ने इशारा किया था? हाँ राजकुमार, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरे गुनाह की जड़ें आपसे भी गहरी हैं। क्या मतलब? वर्षों पहले जब मैं सैनिक भी नहीं था, उस ऋषि को अपमानित करने वालों में मेरा भी हाथ था। तब मैं युवा और अहंकारी था। मैंने ऋषि के शब्दों पर हंसी उड़ाई और उनकी चेतावनी को व्यर्थ समझा। तो तुम भी उस अपराध के हिस्सेदार थे? हाँ, और उसी क्षण से मैंने प्रण लिया कि अपनी वफादारी से श्राप का बोझ हल्का करूंगा। परंतु सच छुपा कर रखना भी मेरा गुनाह है। ये दूसरा संकेत उसी अपराध की याद है। रुद्र पर्ची आदित्य को सौंप देता है। पर्ची पर लिखा था, श्राप तोड़ेगा वही जो अपने खून का बलिदान देगा। अपने खून का बलिदान, इसका क्या अर्थ है? क्या यह मेरी नियति है? आदित्य, अब तुम्हारे पास 2 संकेत हैं, लेकिन तीसरा संकेत ही सच का गहरा घाव खोलेगा। और हाँ, याद रखो, तीसरा संकेत तुम्हारे ही घर की दीवारों में छुपा है। घर की दीवारों में? क्या इसका मतलब है हमारा अपना परिवार? हाँ, कभी कभी सबसे खतरनाक रहस्य महल की दीवारों के भीतर ही कैद होते हैं। राजकुमार, तीसरे संकेत की तलाश से पहले आपको जानना होगा, सच्चाई जितनी गहरी होती है उतना ही खून मांगती है। क्या आप उस कीमत के लिए तैयार हैं? हाँ रुद्रा, चाहे वह कीमत मेरी जान क्यों न हो, मैं इस श्राप को तोड़कर ही दम लूंगा।
राजमहल की दीवारों पर कई पीढ़ियों के रहस्यों की साक्षी थी। राजकुमार ने तय किया था कि वो महल के उस हिस्से में जाएगा जहां कोई साधारण व्यक्ति कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। पुराना शाही ग्रंथालय, जिसे वर्षों से बंद कर दिया गया था, वही स्थान जहां उसके पूर्वजों की परछाइयां आज भी जीती जागती सी महसूस होती थी। यही जगह होगी, यहाँ दीवारें बोलेंगी और यही मेरा तीसरा संकेत छुपा है। ये ऋषि की मूर्ति, पर इसे तोड़ने की हिम्मत किसने की? आदित्य, यही तीसरा संकेत है। ये घाव हमारे ही परिवार ने दिया था। माता, आप ये सब जानती थी? हाँ बेटा, वर्षों पहले जब इस महल में आई थी, तब मुझे बताया गया था कि महाराज विक्रमादित्य ने न केवल ऋषि का अपमान किया, बल्कि उनकी मूर्ति भी तोड़ दी थी। ये मूर्ति उसी अपराध की गवाही है। यही है तीसरा संकेत। ताम्रपत्र पर लिखा है, श्राप टूटेगा जब रक्त और सत्य एक हो जाएंगे। रक्त और सत्य, इसका अर्थ क्या है? क्या मुझे अपने ही परिवार का खून बहाना होगा? अब तुम्हारे पास 3 संकेत हैं आदित्य, लेकिन याद रखो, शाप टूटेगा तो रक्त बहेगा, और वो रक्त तुम्हारे ही सबसे करीबी का होगा। नहीं, यह झूठ है। मैं अपने ही परिवार का खून कैसे बहा सकता हूँ? आदित्य, अगर सच यही है तो हमें तैयार रहना होगा। महल का वातावरण अब और भी भारी हो चुका था। तीनों संकेत आदित्य के सामने थे, खून से सनी तलवार, रुद्र की पर्ची और ताम्रपत्र। हर संकेत मौत और बलिदान की ओर इशारा करता था। आदित्य को महसूस हो रहा था कि श्राप केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सचमुच जीवित शक्ति है, जो अब अपनी आखिरी चाल चलने वाली है। पहला संकेत, तलवार जिसने ऋषि का अपमान किया। दूसरा संकेत, पर्ची जिसने कहा कि अपने खून का बलिदान होगा। तीसरा संकेत, ताम्रपत्र जिसमें लिखा है कि रक्त और सत्य मिलेंगे। इसका मतलब है सत्य को उजागर करने के लिए मुझे खून बहाना होगा, लेकिन किसका? आदित्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्राप तुम्हें ही बलिदान मांग रहा हो? अगर मेरी जान देने से साम्राज्य बच सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आदित्य, तुम्हारे पूर्वजों की गलती की सजा आज पूरे राज्य को भुगतनी पड़ेगी। मैं ही वो श्राप हूँ जो पीढ़ियों से इस महल को निकल रहा है। आज फैसला होगा, या तो तुम्हारा खून बहेगा या पूरा साम्राज्य राख बन जाएगा। मैं तुझसे नहीं डरता। अगर यही नियति है तो मैं इस श्राप को खत्म करके रहूंगा। तुम सोचते हो तुम्हारी तलवार मुझे रोक पाएगी? मुझे केवल रक्त चाहिए, और वह रक्त तुम्हारे ही घर का होगा। आदित्य, अब सच जान लो, मैं वही ऋषि की श्राप पे शिष्या हूँ जिसने अपने गुरु का अपमान होते देखा था। लेकिन मेरा दिल आज भी चाहता है कि ये श्राप टूटे, और इसे तोड़ने का बस एक ही तरीका है। तुम्हें खून के साथ साथ सच उजागर करके बलिदान देना होगा। सच उजागर करना? कौन सा सच? ये सच है कि तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे गुरु की हत्या नहीं की थी, बल्कि उनका बलिदान अधूरा रह गया था। उन्होंने अपनी जान देकर साम्राज्य को वरदान देना चाहा था, लेकिन तुम्हारे परिवार ने इसे अपमान समझ लिया। यही भ्रांति, यही झूठ श्राप का कारण बनी। तो श्राप खून से नहीं, बल्कि सत्य स्वीकार करने से टूटेगा। श्राप कांपती आवाज में, मानो उसकी शक्ति कम हो रही हो।
नहीं, यह संभव नहीं। अगर सत्य सामने आया तो मैं मिट जाऊंगा। तो सुनो, आज से वीरगढ़ यह स्वीकार करता है कि हमारे पूर्वजों ने गलती की थी। उन्होंने एक ऋषि के वरदान को अपमान समझा। यही हमारा पाप था और यही सत्य है। आदित्य, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? सत्य को उजागर कर तूने मेरे अस्तित्व को चोट पहुंचाई है। अब तू और तेरा परिवार मेरी आग में जलकर राख हो जाएगा। तेरी ताकत झूठ से बनी है और झूठ कभी अमर नहीं होता। आज मैं अपने परिवार की गलती मानकर इसे सुधारूंगा। आदित्य, सावधान। ये श्राप अजय है। केवल सत्य बोलना ही काफी नहीं, कुछ करना चाहिए। हाँ रानी, श्राप केवल सत्य से नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने के लिए बलिदान चाहिए, पर खून के साथ त्याग का बलिदान होगा। तो वो बलिदान मैं दूंगा। मेरे पूर्वजों ने पाप किया था, उसका प्रायश्चित भी मुझसे ही होना चाहिए। नहीं पिताजी, यह लड़ाई मेरी है। यह पीढ़ी का श्राप है, तो इसे अगली पीढ़ी को ही समाप्त करना होगा। कर लो जितनी बातें करनी है, लेकिन याद रखो, तुम्हारे शब्द मेरी ज्वाला को बुझा नहीं सकते। अब रक्त बहेगा। आदित्य, अपने रक्त की एक बूंद इस ताम पत्र पर टपका दो। सत्य और रक्त जब मिलेंगे तभी श्राप की जड़ हिलेगी। राजकुमार आदित्य बिना झिझक अपनी तलवार से हाथ काटते हुए, अगर यही नियति है तो मैं यह बलिदान देता हूँ। रक्त की बूंद ताम्रपत्र पर टपकते ही चमक फैल जाती है। श्राप चीख से चिल्लाता है और उसकी आकृति कांपने लगती है। नहीं, यह कैसे संभव है? झूठ और भय के बिना मैं श्राप की छाया धुएं की तरह बिखर गई और महल में एक अजीब सी शांति फैल गई। गलियारों में हल्की रोशनी लौट आई और दीवारों से गूंजती फुसफुसाहटें अब शांत हो गई थी। आदित्य ने अपने बलिदान और सत्य के उद्घाटन से न केवल श्राप को हराया, बल्कि अपने परिवार और साम्राज्य को भी बचा लिया। परंतु यह विजय केवल बाहरी संघर्ष की नहीं थी, अब असली रहस्य सामने आने वाला था। अब श्राप खत्म हो गया, लेकिन इस साम्राज्य की नींव पर जो झूठ छुपा था उसे अब उजागर करना होगा। बेटा, तुम्हारी हिम्मत ने ना केवल तुम्हें ही नहीं, हमें भी बचाया। पर रहस्य क्या है जो अभी बाकी है? सच ये है कि वीरगढ़ की नींव पूरी तरह अधूरी नहीं थी। तुम्हारे पूर्वजों ने ऋषि के वरदान को न केवल अपमानित किया, बल्कि उसके अंतिम भाग को अधूरा छोड़ दिया। जो बलिदान देकर ऋषि वीरगढ़ को वरदान देने वाले थे, वही श्राप में बदल गया। और अब आदित्य, तुमने अपने बलिदान और सत्य के प्रकाश से इसे पूरा कर दिया। तो इस पूरे समय श्राप केवल हमारे परिवार की गलती की याद थी और सत्य को स्वीकार करने और बलिदान देने से ही खत्म हुआ। हाँ राजकुमार, और ये भी समझ लो, वफादारी का मुखौटा और डर सिर्फ परीक्षा थे। केवल वही जो अपने परिवार और साम्राज्य के लिए हिम्मत दिखाता, वही श्राप को समाप्त कर सकता था। बेटा, तुम्हारी वीरता ने केवल इस महल को बचाया नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों का सम्मान भी लौटाया। अब हम इस सत्य के साथ भविष्य की नींव रख सकते हैं। श्राप की छाया में छुपा रहस्य जिसे उजागर कर हमने अपनी गलती मानी, अब वीरगढ़ फिर से शक्तिशाली और सुरक्षित होगा। सच में तुमने मुक्त किया। आदित्य, याद रखो, केवल सत्य और बलिदान ही अतीत के अपराध को मिटा सकते हैं। श्राप का अंत हो चुका था। महल अब फिर से शांत और सुरक्षित महसूस हो रहा था। गलियारों में हल्की धूप की रोशनी जल रही थी और दीवारें उस भूतकालीन भय और रहस्य से मुक्त हो गई थी।